जी दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाइडोस्कोप और मैं हूं अब्दुल बासित। दो इंटरव्यूज़ हुए जिसका बहुत चर्चा है। एक तो हमारे वज़ीर आज़म ने दिया HBO को। उन्होंने बहुत सी बातें की और उसके हवाले से कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी पैदा हुई पाकिस्तान में। कुछ लोग तो प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यू को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर के डिट्रैक्टर्स हैं वो बहरहाल उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे वज़ीर ख़ारजा मोहतरम कुरैशी साहब ने एक इंटरव्यू दिया। अफ़गानिस्तान का एक TV चैनल है तलू उनको, और उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें कहीं जिस पे काफ़ी लेदे हो रही है। तो आइए इन दोनों इंटरव्यूज़ को बड़े मुख्तसरन तरीक़े से जो देख लेते हैं कि असल बातें हैं क्या। एक तो प्राइम मिनिस्टर ने पर्दे के हवाले से बात की, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि उस पर सब लोग जो है मालूम है कि कंट्रोवर्सी है क्या। दूसरी एक बात जो उन्होंने की वो बड़ी अहम बात है और कुछ लोगों ने उसको हाईलाइट भी किया है कि जो हमारा न्यूक्लियर डिटरेंस है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, वो इसलिए पाकिस्तान को इसलिए ज़रूरत है कि हमारा उनके साथ कश्मीर का तनाज़ा है और हमारे ताल्लुकात जो हैं वो एनिमोसिटी की तरह हैं। हम दूसरे के एडवर्सरी हैं और अगर हमारे मसाइल हल हो जाते हैं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ डिटरेंस हो, डिटरेंस की न्यूक्लियर डिटरेंस की ज़रूरत पड़े। अब कुछ लोगों ने पाकिस्तान में इसको ये इस तरह इंटरप्रेट किया है कि अगर कश्मीर का तनाज़ा ख़त्म हो जाता है, चूँकि प्राइम मिनिस्टर न्यूक्लियर आर्म्स के बड़े ख़िलाफ़ हैं, वेपन्स के बड़े ख़िलाफ़ हैं, तो वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कश्मीर का तनाज़ा हल हो जाएगा तो पाकिस्तान फिर न्यूक्लियर जो है डिसआर्ममेंट की तरफ चला जाएगा, कोई हमें न्यूक्लियर आर्म्स या डिटरेंस की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही अपने इंटरव्यू में। उन्होंने जो बात की थी वो यही कही थी कि ठीक है, अगर हमारे तनाज़ात हल हो जाते हैं तो फिर होगा ये कि पाकिस्तान, और उन्होंने कहा कि वी देन डोंट नीड न्यूक्लियर डिटरेंस, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों को फिर नहीं चाहिए होगा। तो ये मैं इंटरप्रेट कर सका हूँ, तो वो मेरा नहीं ख्याल। और लेकिन एक बात ज़रूर है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की बात की या जो सवाल उनसे हुआ, तो उन थोड़े से वो यूँ महसूस हुआ कि उनको किसी चीज़ का पता ही नहीं है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है क्या, हमारा ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा। तो वो थोड़ा सा कि आई डू नॉट नो, ये तो इस किस्म के जो हैं अल्फाज ठीक नहीं होते। उससे यूँ महसूस होता है कि सिविलियन लीडरशिप को कुछ पता ही नहीं है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है क्या, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। हालांकि पिछले ही दिनों गए हुए थे हमारे वज़ीर आज़म SPD, जो हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न है, और वहाँ उनकी ब्रीफिंग भी हुई थी। तो मुझे नहीं मालूम कि इस किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्यों हम इस्तेमाल करते हैं कि हमें नहीं मालूम, आई डू नॉट नो। ये नहीं करना चाहिए, बड़े कॉन्फिडेंस से कहना चाहिए कि हमारा जो न्यूक्लियर डिटरेंस है, हम चाहते हैं जो न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट पाकिस्तान की हमेशा से पोजीशन रही है, बल्कि हमने तो यहाँ तक भी कहा कि साउथ एशिया को न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन बनाना चाहिए, लेकिन भारत की हठधर्मी की वजह से नहीं हुआ। और फिर जो इस रीजन को अगर न्यूक्लियर बनाया गया है तो उसकी ज़िम्मेदारी तो सारी भारत पे आती है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना चाहिए था मेरे ख़्याल में इस मामले में वज़ीर आज़म को। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है कि उन्होंने ये कहा कि अगर कश्मीर का तनाज़ा हल हो जाता है तो पाकिस्तान यूनिलैटरली अपने जो न्यूक्लियर हमारे कैपेसिटी या कैपेबिलिटी हम उसको गिव अप कर देंगे। ऐसी कोई बात जो मैं समझ पाया हूँ वज़ीर आज़म ने नहीं कही। दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि उन्होंने जो तुलू का इंटरव्यू था उसमें जो है उसामा बिन लादेन को टेररिस्ट कहने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में कोई जवाब नहीं देता। एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को, अब वज़ीर ख़ारजा को भरपूर जवाब देना चाहिए था, क्योंकि ये कहना कि मैं जवाब नहीं देता इस चीज़ का, ये कुछ जवाब बनता नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है, ये भी मुझे कम अज़ कम इस बात का एहसास है कि बाज़ औक़ात होता है इंटरव्यूज़ में ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि आपको कोई जवाब बनता नहीं है, और ये बड़े से बड़े शख्स के साथ हो सकता है। मैं चूँकि ख़ुद भी स्पोक्स पर्सन रहा हूँ, फिर भारत में डिप्टी हाई कमिश्नर के तौर पर सर्व किया, तो बहुत से इंटरव्यूज़ ये बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि इंसान फंस जाता है और फ़ौरी तौर पे जहन में उसका जवाब नहीं बन पाता। तो मेरे ख़्याल में हुआ यही है वज़ीर ख़ारजा के साथ।
कि उनका उस मौके पे कोई जवाब बन नहीं पा रहा था। हालांकि हमारे पास तो जवाब बड़ा क्लियर है कि हम जो है हर उस शख्स को टेररिस्ट समझते हैं जो कि सिविलियंस को, इनोसेंट सिविलियंस की जान लेता है, और हम फिर स्टेट टेररिज्म की, बल्कि हम टेररिज्म को ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस हम उसको कंडेम करते हैं, चाहे वो स्टेट टेररिज्म हो, चाहे वो किसी इंडिविजुअल या नॉन स्टेट एक्टर की तरफ से हो। और फिर उनको कहना चाहिए था कि अलकायदा के ख़िलाफ़ तो पाकिस्तान की एक पूरी जद्दोजहद है। हमने 1000 से ज़्यादा जो है अलकायदा के लोगों को कत्ल किया है, और फिर हमने अलकायदा के ऑपरेटिव्स को गिरफ़्तार किया, और बहुत से हंड्रेड्स ऑफ ऑपरेटिव्स हमने जो हैं वो यूएस के हवाले किए हैं। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है उसामा बिन लादेन को सपोर्ट करता है या उनको मार्टर कहता है, शहीद कहता है? तो इसका जवाब अच्छा दिया जा सकता था, लेकिन बहरहाल वो एक ऐसा मौका था जहाँ पे वज़ीर ख़ारजा थोड़ा बहुत डिदर हुए, उनको समझ नहीं आई कि मैं क्या जवाब दूँ। और फिर ये भी देखा जाए तो हमने तो हम तो अपनी पोजीशन हमारी बड़े वाज़ेह है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न दुनिया है वो हर चीज़ को ही टेरर करार दे रही है, चाहे वो स्ट्रगल्स जो हैं अगेंस्ट फॉरेन ऑक्यूपेशन, उनके ख़िलाफ़ भी जो स्ट्रगल्स हो रही हैं उनको वो टेररिज्म करार दे रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? तो मिसाल के तौर पर यूएस हमास को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है, फिर हिज़्बुल मुजाहिदीन जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में एक्टिव है उनको भी टेररिस्ट करार देता है। ये कहाँ का इंसाफ है? हालांकि बिल्कुल बैनुल-अक़वामी कानून के ख़िलाफ़ है। वहाँ का जो एक बैनुल-अक़वामी कानून है और जो यूएन चार्टर के ख़िलाफ़ है, और फिर जो यूएनजीए की रेजोल्यूशन है 3314 दिसंबर 1974 की, उसके ख़िलाफ़ है। उस रेजोल्यूशन में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जो स्ट्रगल्स हैं अगेंस्ट फॉरेन ऑक्यूपेशन वो लेजिटिमेट हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी पे ये लाजिम है कि वो इन स्ट्रगल्स की, बल्कि जो आर्म्ड स्ट्रगल्स हैं उनको भी सपोर्ट करें, उनकी मदद करें। यहाँ तक ये बात कही गई है। तो हम न जाने क्यों अपॉलोजेटिक हो जाते हैं, हमारी तैयारी नहीं होती है, हमें अपने इन मामलात में गिरफ्त नहीं है कि हम इन बातों को रिस्पॉन्ड कर सकें सही मानों में। अब यूएस देखिए ना, यूएस या वेस्टर्न दुनिया जो कश्मीर में इस वक्त हो रहा है उस पर बात करने से ही घबराते हैं या बात करने को तैयार ही नहीं है। को कि हमारे वज़ीर आज़म ने कहा अपने इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में, लेकिन वज़ीर ख़ारजा को भी थोड़ा बहुत ये कहना चाहिए था, थोड़ा एग्रेसिवली इसको लेना चाहिए था कि वेस्टर्न दुनिया का भी मामला यही है कि वो जो दिल चाहता है किसी को टेररिस्ट करार देते हैं। इसराइल जो स्टेट टेररिज्म कर रहा है उस पर तो एक बात उन्होंने नहीं कही। 260 बंदे मार दिए पिछले दिनों गज़ा में, तो वो किस खाते में जस्टिफाई हो सकते हैं? तो ये मामलात कोई कहना यही चाहता हूँ कि तैयारी करके जाएं और ये बाज़ औक़ात हो जाता है। मैं ये भी समझता हूँ कि इंसान है, हर शख्स हर वक्त परफेक्ट नहीं हो सकता, और बाज़ औक़ात इंसान थोड़ा बहुत ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है। और वज़ीर ख़ारजा के साथ कम से कम उस मौके पे तो मुझे लगता है यही हुआ कि उनको जवाब बन नहीं पाया, तो उन्होंने मुनासिब समझा कि मैं यही कह दूँ। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।